नमस्कार, परवाह देश की में हम हाजिर हैं कैसे मुद्दे के साथ जिसका वास्ता पूरी मानवता से है। आज शुरुआत में कैसे दिन को याद कर देते हैं जिसने दुनिया में हमारे देश की ताकत, काबिलियत और हैसियत को स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया था। 1974 का साल था, 18 मई की तारीख थी। सुबह 8 बजे का वक्त रहा होगा जब जैसलमेर के रेगिस्तान में जमीन से 107 मीटर नीचे करीब 1400 किलो वजनी चीज धमाके के साथ फटी। धमाके से आसपास के इलाके थर्रा उठे। अमेरिका समेत दुनिया के बाकी मुल्कों ने कहा कि भारत ने परमाणु विस्फोट कर दिया है। हमने कहा कि बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। दुनिया ने पूछा कैसे? हमारा जवाब था इसका मकसद शांति है और शांति और बुद्ध एक दूसरे के पर्याय हैं। इत्तेफाक देखिए, जिस भगवान बुद्ध ने दुनिया में अमन और शांति का संदेश फैलाया, यही संदेश चीन के कोने कोने तक पहुंचा। आज उसी चीन की करतूतों की वजह से पूरी दुनिया अशांत है। इसीलिए चीन के रवैये ने उसके समूल विनाश की पटकथा तैयार कर दी है। सवाल यह है कि क्या चीन के साथ एटमी जंग हो सकती है? 75 साल बाद क्या चीन पर परमाणु बम गिरने वाला है? क्या चीन के जंगी जुनून का इलाज एटम बम ही है? कहा जा सकता है कि ऐसा शायद ही मुमकिन हो, लेकिन मौजूदा वक्त में समंदर से लेकर लद्दाख तक चीन चोरी के बाद जिस तरह सीना जोरी दिखा रहा है, ऐसे में इसे पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता। भारत और चीन के बीच परमाणु युद्ध की आशंका को ब्रिटेन से आई एक रिपोर्ट ने और गहरा दिया है। इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है? इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को देखिए। लद्दाख, हिंद महासागर, अक्साई चिन, तिब्बत, साउथ चाइना सी, जापान सागर, हवाई प्रशांत महासागर, बारूदी धुएं में सिमटी सरहदें, जंगी बेड़ों के जोर से दहकता समंदर, जंगी जुनून से उफनती लहरों का बवंडर 21वीं सदी की सबसे भीषण त्रासदी का ट्रेलर दिखा रहा है। कोरोना काल में करहाती दुनिया के आक्रोश का पूरा सेंटर चीन के चारों तरफ आ चुका है। लद्दाख, हिंद महासागर, तिब्बत, साउथ चाइना सी, हिंद महासागर, जापान सागर, हवाई नेवल बेस। इन 6 तस्वीरों को देखिए जहां चीन को सबक सिखाने के लिए दुनिया के ताकतवर मुल्कों की हर मशीनरी एक्टिव है। लद्दाख में हमारी तैयारी पूरी है।
हिंद महासागर में चीनी चांडालों की साजिश को नाकाम करने का फुल प्रूफ प्लान बन चुका है। तो वहीं जापान सागर से लेकर हवाई तक अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे 10 देश फाइनल तैयारी कर रहे हैं। सवाल बरकरार है कि क्या चीन की अकल ठिकाने आई? क्या जिनपिंग के बुज़दिल जनरलों का जंगी जुनून खत्म हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर होता तो एलएसी के पास चीन अपना बारूदी जखीरा बढ़ा नहीं रहा होता। लेकिन अब इससे भी ज्यादा खौफनाक जानकारी सामने आई है। गलवान में चीनियों को मिले सबक के बाद जिनपिंग के कायर एलएसी से सटे ठिकानों से अपने पाप की गठरी समेट चुके हैं, लेकिन अब भी कुछ इलाकों से पीछे हटने में हीला हवाली दिखा रहे हैं। एलएसी के करीब तिब्बत में भी चीनियों के फर्जी ताकत दिखाने का तमाशा बदस्तूर जारी है। ऐसे में ब्रिटेन के एक बड़े अखबार में छपी रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक एलएसी पर चीन से जंग के हालात बन सकते हैं, जिसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। ये आशंका चीन की हर साजिश को करीब से जानने वाले गॉर्डन चैंग ने जताई है। चांग के मुताबिक भले ही दुनिया खिलाफ हो जाए, भले ही कई देशों से जंग लड़नी पड़े, लेकिन चीन अपनी विस्तारवादी नीति को छोड़ने वाला नहीं। ब्रिटेन के अखबार एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में चांग ने कहा कि अगर चीन अपनी ताकत दिखाने के मकसद से एलएसी के करीब फौज लगातार बढ़ाता रहता है तो इससे तनाव बढ़ना तय है। जंग के हालात में परमाणु हथियार भी इस्तेमाल हो सकते हैं। हालांकि इसकी आशंका 5% है। अमेरिका में रहने वाले गॉर्डन चांग को बड़े लेखक और चीन के मामलों में गहरी समझ रखने वाला माना जाता है। चांग चीन और हांगकांग में 2 दशक से ज्यादा वक्त तक रहे हैं। चीन पर बहुत करीब से नजर रखते हैं। चांग के मुताबिक चीन लंबे वक्त तक तनाव को बनाए रखना चाहता है और अगर विवाद बढ़ता रहा तो हालात परमाणु हथियारों के इस्तेमाल तक जा सकते हैं। गलवान में शिकस्त मिलने के बाद से ही चीन लगातार आक्रामक रुख दिखा रहा है। एलएसी के करीब चीन ने अपने 13 एयरबेस तैयार किए हैं। इनमें J-20 बॉम्बर लड़ाकू विमान की तैनाती भी की गई है। हाल ही में तस्वीरें आई थी जिनमें खुलासा हुआ था कि होटान एयरबेस पर तैनात चीन के फाइटर विमानों को मिसाइलों से लैस किया गया है। हमारे देश की ही तरह चीन की भी नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है, यानी परमाणु हमला चीन तभी करेगा जब उस पर हमला किया जाएगा। लेकिन क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। माओ के वारिस भरोसे के काबिल हैं ही नहीं। गलवान से लेकर अरुणाचल तक चीन की करतूतों से ये साबित भी होता है। वैसे जिनपिंग के शागिर्द तमाशा तो खूब दिखाते हैं, लेकिन क्या हालात एटमी जंग तक पहुंच सकते हैं? न्यूक्लियर पोस्चरिंग तब की जाती है जब किसी भी देश की सॉवरेनिटी खतरे में होती है। आज की जो स्थिति है उसमें दोनों फौजें बॉर्डर के ऊपर तैनात हैं और मुझे नहीं लगता कि चाइना न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल कर सकता है। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच हमारे देश की परमाणु नीति भी पाकिस्तान की बजाय चीन पर फोकस हो चुकी है। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की एक स्टडी का दावा है कि अब चीन की राजधानी बीजिंग भी हमारी परमाणु मिसाइलों की जद में आ गई है, जिसके बाद चीन ने भी अपना एटमी जखीरा बढ़ाने का ऐलान किया था, जिसके मुताबिक चीन नए परमाणु हथियार बनाएगा। हर साल 8 नए न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगा। 5 साल में 40 न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार करेगा। चीन के हुक्मरान किस हद तक जहनी तौर पर बीमार हो चुके हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चीन ने अमेरिका और रूस से ज्यादा एटमी हथियार बनाने की तैयारी कर ली है। ये जिद है, पागलपन है या फिर जिनपिंग का कोई दिमागी फितूर? जो भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह माओ के वारिसों की करतूतें हैं, उससे किसी भी त्रासदी से इनकार नहीं किया जा सकता। युद्ध कोई नहीं चाहता, क्योंकि जंग सिर्फ तबाही और बर्बादी लेकर आती है। लेकिन चीन की अति का अंत भी जरूरी है, क्योंकि चीन के फैलाए कोरोना वायरस से 7.5 लाख से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं।
दुनिया के करोड़ों परिवारों पर रोजी रोटी का संकट आ चुका है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी यानी CMIE की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक कोरोना काल में करीब 1,90,00,000 लोग बेरोजगार हो चुके हैं। CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ अप्रैल के महीने में 1,77,00,000 लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। वहीं मई में करीब 1,00,000 लोगों की नौकरी गई। इसके बाद जून में करीब 39 लाख लोगों को नौकरी गंवानी पड़ी। जून से अनलॉक की प्रक्रिया 39 लाख लोगों को नौकरी वापस मिल गई। जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके तहत नौकरियां बढ़ी। जुलाई में एक बार फिर नौकरियां गईं। जुलाई महीने में 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए। यह हाल सिर्फ हमारे देश का ही नहीं है, दुनिया के हर मुल्क में वायरस ने ऐसा ही कहर मचाया है। लेकिन बेशर्म चीन के चेहरे पर शिकन तक नहीं है। उल्टा माओ के वारिस दुनिया से जंग लड़ने का मंसूबा पाले हुए हैं। जिनपिंग के जंगी पागलपन का एक और एक्सक्लूसिव सबूत देखिए। हम यूं नहीं कहते, हवाई बातें नहीं बताते, सबूत साक्षात है। रफ्तार से दौड़ती इस ट्रेन को देखिए, उससे ज्यादा वैगन में रखे मिसाइलों के जखीरे को देखिए। मिसाइलों की इतनी बड़ी खेप जिसे देखकर हलक सूख जाए। 1-2 नहीं, पूरी 160 मिसाइलें ट्रेन में लदी हुई थी। जिनपिंग के शागिर्दों की नापाक मंसूबों की मंजिल थी साउथ चाइना सी से सटा माओ के मुल्क का फुजियान प्रांत। चीन ने मिसाइलों की इस खेप को फुजियान क्यों पहुंचाया, उसे ऐसे समझिए। फुजियान चीन के दक्षिणी किनारे पर मौजूद है। साउथ चाइना सी से लगती सरहद की वजह से चीन के एयर और नेवल बेस यहां पर मौजूद हैं। फुजियान ताइवान के करीब चीन का सबसे नजदीकी प्रांत है, जहां से ताइवान की दूरी 160 किलोमीटर है। यानी चीन की मिसाइल जखीरे की इस रवानगी के पीछे कहीं ना कहीं ताइवान पर कब्जे का मकसद है। वैसे भी पिछले कई हफ्तों से चीन ने फुजियान में अपने बेस पर एम्फीबियस वॉरशिप से लेकर जमीन और पानी में रफ्तार से चलने वाले टैंकों की तैनाती कर दी है। इतना ही नहीं, चीन ताइवान पर हमले के लिए किस हद तक पागल हो चुका है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ताइवान पर अटैक के लिए चीन ने अपनी स्टेल्थ मिसाइल स्काई थंडर पहली बार दुनिया को दिखाई है। चीन के इस वेपन सिस्टम का नाम तियानले 500 है। चीन की स्टेल्थ मिसाइल का वजन 500 किलो है, जो हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम है। तियानले कई तरह के हथियार ले जा सकता है और अलग अलग ठिकानों को निशाना बना सकता है। चीन का दावा है कि तियानले फौज की पेट्रोलिंग और एयरफील्ड पर हमले के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक ग्लाइड बम की तरह है, जो लड़ाकू विमान से छोड़ा जा सकता है, जिसके बाद ये बम सैटेलाइट नेविगेशन का इस्तेमाल कर टारगेट को खुद ढूंढता है। तियानले छोटे आकार के करीब 250 बम ले जा सकता है। एक बार में इन बमों को 6000 वर्ग मीटर के इलाके में फैला सकता है। यानी धमाके छोटे होंगे लेकिन इलाका बड़ा होगा। इस मिसाइल की रेंज 60 किलोमीटर से ज्यादा है, जिसका मतलब इसे फाइटर प्लेन बिना दुश्मन की सीमा में घुसे फायर कर सकते हैं और स्टेल्थ तकनीक के कारण दुश्मन इसके बारे में पता भी नहीं लगा सकता है। माना जा रहा है कि चीन ने इस मिसाइल को ताइवान पर हमले के लिए तैयार किया है। साउथ चाइना सी में जिस तरह के हालात बने हैं, उससे चीन को लगता है कि ताइवान पर कब्जे के लिए यह सबसे मुफीद वक्त है। लेकिन क्या चीन ऐसा कर सकता है? और उससे भी बड़ा सवाल यह कि क्या अमेरिका चीन को ऐसा करने देगा? ऊपर वाले की कसम, गार्जियन हो तो अमेरिका जैसा, वरना कौन ऐसा मुल्क है जो खुलकर चीन पर चाबुक चलाने का दम भरता है। साउथ चाइना सी में जिस तरह शंघाई के सियार शिकार की तलाश में घूमते रहते हैं, उस हिसाब से तो चीनी ड्रैगन वियतनाम, फिलीपींस, लाओस, कंबोडिया जैसे देशों को कब का चबा चुका होता।
वो तो अमेरिका की पहरेदारी है जिसने चीनी चांडालों की नस दबा रखी है। वैसे ताइवान से अमेरिका की पुरानी रिश्तेदारी है। अप्रैल 1979 को अमेरिका ने एक एक्ट बनाया था। इस अधिनियम का नाम ताइवान रिलेशंस एक्ट है। इस एक्ट के तहत अमेरिका ताइवान को सुरक्षा की गारंटी देता है। यही वजह है कि चीनी चांडालों की उछल कूद पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका का जंगी बेड़ा चीन की चौखट पर तैनात है। ऐसे में जिनपिंग के शागिर्द भी जानते हैं कि समंदर में उनकी शरारत शंघाई तक को तबाह कर लेगी। वैसे माओ के वारिसों पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता है। चीन ताइवान पर कब्जे का मंसूबा पाले हुए है, लेकिन हमारे ही पड़ोस में एक मुल्क ऐसा भी है जो खुद की चीन का गुलाम बनने को तैयार बैठा है। हम बात पाकिस्तान की कर रहे हैं। दुनिया के हर कोने से मिली दुत्कार के बाद जिन्ना के वारिस अपने मालिक चीन की शरण में पहुंच गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। करेक्ट कर लीजिए खान साहब, तरक्की नहीं, पाकिस्तान ने चीन की गुलामी करनी है। वैसे मायूस चेहरे, बुझी जुबां और हल्के अल्फाज से इमरान खान ने पाकिस्तान के भविष्य का जो नक्शा आवाम के सामने रखा, उसके चंद घंटे बाद ही इस्लामाबाद के कुरैशी मोहल्ले के अपने शागिर्द शाह महमूद कुरैशी को चीन रवाना कर दिया। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी 2 दिन के दौरे पर चीन रवाना हो गए हैं। कुरैशी साहब सऊदी अरब से लेकर तुर्की तक के अपने सगों के सामने पाकिस्तान की नाक कटवा चुके हैं। अब बारी जिनपिंग की चौखट पर माथा पीटने की है। वैसे चीन रवाना होने से पहले आदत के मुताबिक महमूद साहब 21 करोड़ पाकिस्तानियों के सामने डींगे हाँकने में भी पीछे नहीं रहे। जरा सुनिए तो। कुरैशी भले ही लाख डींगे हाँक लें, लेकिन क्या दुनिया हकीकत नहीं जानती है? इमरान के शागिर्द का जिनपिंग के दरबार में जाने का मकसद पाकिस्तान की बर्बादी का मरसिया पढ़ना है। 2018 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3.2 अरब उधार दिए थे। पाकिस्तानियों की करतूत से परेशान सऊदी अरब अब अपनी उधारी वापस मांग रहा है। पाकिस्तान ने $1 अरब चीन से उधार लेकर सऊदी अरब को लौटाए। $2 अरब देने हैं, लेकिन जिन्ना के वारिस दे तो कहां से? सऊदी अरब को मनाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा रियाद गए थे, लेकिन प्रिंस ने मिलना तो दूर, बात करना तक गवारा नहीं समझा। अब बची खुची आस चीन से मिलने वाली खैरात पर है, जिसके लिए पाकिस्तानी किसी भी हद तक जा सकते हैं। पाकिस्तान तो चीन का गुलाम हो ही चुका है। वहीं हमारा एक और पड़ोसी नेपाल भी चीन का तोता बन चुका है। जिनपिंग के शागिर्दों की संगत में नेपाल के नेताओं की अकल भी चीनियों की तरह ही हो गई है। फिलहाल आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, जिसे देखकर माओ के मुल्क के तानाशाह हुक्मरानों से आपकी नफरत और बढ़ जाएगी। जमीन पर लेटे नौजवान और पीठ पर चलते चाइनीज राजदूत, ये महज तस्वीरें नहीं हैं, ये चीन की गुलाम बनाने वाली सोच का सबूत है। तस्वीरें किरबाती की हैं, जहां एक समारोह के दौरान चीन के राजदूत गरीब आदिवासियों की पीठ पर चलते नजर आए। बताया गया कि किरबाती में चीन के राजदूत के स्वागत के लिए समारोह आयोजित किया गया था। वैसे आपको किरबाती है कहां, ये भी जान लेना चाहिए। किरबाती 33 छोटे द्वीपों से बना हुआ देश है, जिसे दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है। किरबाती की आबादी करीब 1,16,000 है। ज्यादातर देश जब कोरोना वायरस के सबसे खराब दौर से गुजर रहे थे, तब चीन ने यहां अपनी एम्बेसी शुरू कर दी। किरबाती भले ही सबसे छोटा मुल्क हो, लेकिन रणनीतिक लिहाज से इसकी बड़ी अहमियत है। किरबाती प्रशांत महासागर के उस हिस्से में स्थित है जहां से एशिया और अमेरिका जुड़ते हैं, यानी ट्रेड के लिहाज से काफी अहम है। साथ ही प्रशांत महासागर में अब तक अमेरिका का दबदबा रहा है। चीन इसे अब चुनौती देना चाहता है, लेकिन चीन के राजदूत की इन तस्वीरों ने दुनिया भर में चीन के चेहरे को एक बार फिर बेपर्दा कर दिया, जिसके बाद चीन की तरफ से सफाई दी गई कि ये किरबाती में स्वागत करने का पारंपरिक तरीका है।
चीन भले ही सफाई देता रहे, लेकिन ड्रैगन की करतूतों को दुनिया जानती है। वैसे बात सफाई की चली है तो आपको बता दें कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 देश के सबसे साफ शहरों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें लगातार चौथी बार इंदौर ने बाजी मारी है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में इंदौर फिर देश का सबसे साफ शहर बन गया है। दूसरे नंबर पर गुजरात का सूरत है और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र का नवी मुंबई है। वाराणसी को बेस्ट गंगा टाउन चुना गया है। वहीं साफ शहरों की लिस्ट में सबसे निचले पायदान पर बिहार की राजधानी पटना रही है। वैसे देश के ज्यादातर शहरों की हालत एक जैसी ही है। जरा देश की साइबर सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम की तस्वीरें भी देखिए। दिल्ली एनसीआर में 2 दिन बारिश क्या हुई, सड़कें तालाब बन गई। सबसे बुरा हाल गुरुग्राम का रहा। साइबर सिटी के कई इलाकों में आज भी पानी भरा रहा। हालात ये थे कि चंद घंटे की बारिश में गुरुग्राम की हालत एक विशालकाय झील जैसी हो गई। शहर का कोई इलाका नहीं था जहां सैलाब ने कहर ना बर पाया हो और सैलाब जैसे हालात नजर ना आ रहे हो। एक जगह तो पूरी कार डूब जाने से उसमें बैठे लोगों को तैरकर बाहर आना पड़ा। कभी आपने सोचा है कि जरा सी बारिश में यही मंजर हर बार क्यों नजर आता है? किसी भी शहर में चले जाइए, नालियां प्लास्टिक के कचरे से भरी नजर आएंगी। जब पानी को निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा तो यही हालात हर बार नजर आएंगे। कुछ भी खाकर बेतकल्लुफी से कहीं भी कूड़ा फेंकने की आदत बदलनी ही होगी। परवा देश की में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।